क्या भारत वित्तीय आपातकाल के लिए तैयार है? कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल लगने की संभावना है या वित्तीय आपातकाल लग सकता है? तो आइए जानते हैं कि यह आपातकाल होता क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं और यह कैसे कैसे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपातकाल को लेकर कुछ बातें या कुछ चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है। यानी कि भारत, हालांकि हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है और हम ये भी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जान से बढ़कर नहीं होती। अगर हम कोरोना जैसे महामारी से बच जाएंगे तो दोबारा पुनः हम अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर लेंगे। लेकिन आइए हम जानते हैं कि जब भारत में वित्तीय संकट आता है, जब भारत वित्तीय संकट से गुजरता है, तो किस तरह से केंद्र सरकार पूरी शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित कर लेती। तो हम आपके साथ आज आपातकाल पे कुछ बातें रखना चाहता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपतीय शासन और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। वित्तीय आपातकाल को समझने से पहले हम राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन को समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपातकाल किसी भी लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता। आपातकाल जब भी लगाया जाता है तो वह उस देश के ऊपर जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, ऐसी कंडीशन में ही लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के 3 प्रक्रिया होती हैं। बाह्य आक्रमण, यानी कि जब कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, सशक्त विद्रोह, जब हमारी सेना विद्रोह कर दे, और आंतरिक विद्रोह, जब हमारे देश के अंदर ही किसी प्रकार का विद्रोह हो जाए। हालांकि इसमें कुछ बदलाव किया गया है, हम उसको आगे भी आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि भारत में देखा जाए तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगाया गया था, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यानी पुनः जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान के साथ। और तीसरी बार जो आपातकाल लगाया गया था, यह थोड़ा दिलचस्प था, क्योंकि यह जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा, यह बाह्य आक्रमण के आधार पर नहीं वरन आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया गया था। हालांकि इसका कारण मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इसमें हम बताने की कोशिश करूंगा तो यह वीडियो लंबी हो जाएगी। हमें वित्तीय आपातकाल के बारे में जानना है। जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला था, जिसकी वजह से आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा चुके हैं। जो दूसरा था वो था राष्ट्रपति शासन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई राज्य संवैधानिक गतिविधियों के अनुसार कार्य नहीं करता तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करता है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री संवैधानिक गतिविधियों से कार्य नहीं करता। तब राज्यपाल के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है और उस राज्य की पूरी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है।
राष्ट्रपति अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार लगाया गया है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही है कि क्या भारत में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति या फिर वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। एक आध दो बार ऐसा सिचुएशन बना भी था, हालांकि हम वहां से बच निकले। तो भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल लगाने की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। तो आइए जानते हैं कि यह वित्तीय आपातकाल होता क्या है और यह किस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति आपातकाल से भिन्न होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान जो हमें मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 19 में जो हमें अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार, वो पूरी तरह से निरस्त हो जाता है। अनुच्छेद 359 में कहा गया है, पहले कहा गया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो पूर्ण तरीके से उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन ली जाएगी। लेकिन आगे चलकर संविधान में अमेंडमेंट किया गया, 1942वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी निरस्त नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि 1920 हमें गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार देता है और आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। यानी कि जो अधिकार मुझे प्रकृति ने दिया है, उस अधिकार को कोई भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19, यह आर्टिकल 19 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जितने भी अधिकार दिए गए हैं, यह इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ही आपातकाल लगा, ये स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में आपातकाल सही नहीं माना जाता, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन, एक ऐसा शासन जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाई जाती है। यानी कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए जा रहे शासन को हम लोकतांत्रिक शासन कहते हैं, जिसमें जनता डायरेक्ट तो राज नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस देश में शासन करती है। तो आइए हम जानते हैं कि यह किस प्रकार से और कैसे यह वित्तीय आपातकाल से भिन्न होता है, या फिर वित्तीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न होता है। भारत में अभी एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है, जब देश के पास वित्तीय संसाधन की कमी हो जाती है, तब केंद्र सरकार पूरे देश में वित्तीय आपातकाल लगाती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह से वित्तीय संकट को अपने हाथों में ले लेती है। इस दौरान जितने भी कर्मचारी होते हैं, सबके वेतन में कटौती की जाती है। सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सांसदों के वेतन, विधायकों के वेतन, यानी कि जितने संवैधानिक पद होते हैं, राष्ट्रपति के भी वेतन की अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें भी कटौती की जाती है। हालांकि इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति के वेतन को कटौती की जाए, लेकिन जरूरत पड़ने पे राष्ट्रपति के वेतन में भी कटौती की जाती है। यह किस प्रकार भिन्न होता है, आइए देखते हैं हम। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो निरस्त होते हैं, 21, 20 और 21 के अलावा। लेकिन वित्तीय आपातकाल में हमारे राइट्स तो रहते ही हैं, लेकिन जो हमारी वित्तीय
परिस्थितियां होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। यानी कि सरकार के पास इस देश को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की फंड की या वित्तीय की जरूरतें कम न हो, इसलिए पूरी तरह से देश के पूरे संसाधन पे, पूरे संपत्ति पे अपना अधिकार केंद्रित कर लेती है। हालांकि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो 6 महीने के बाद सदन में, ध्यान दीजिएगा, सदन में 6 महीने के बाद इसे जब आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो 6 महीने बाद इसको 6 महीने बाद इसको बढ़ा जाता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल में जब एक बार लग जाता है तो यह अनिश्चित काल के लिए होता है। और इस वित्तीय आपातकाल में जो कर्मचारियों के वेतन में कटौती होती है वो 1 वित्तीय ईयर के लिए खत्म होती है। यानी कि अगर आज वित्तीय आपातकाल लगा, यानी कि जो 1 फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, इस पूरे वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी, 1 साल के लिए होता है। ऐसा नहीं कि अभी वित्तीय आपातकाल लगा तो 3-4 महीने बाद स्थितियां ठीक हो गई तो हम उनके वेतन में कटौती नहीं करें, ऐसा नहीं होता। यह पूरा एक वित्तीय वर्ष के लिए कटौती होती है। और सदन में जब भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो दोनों सदनों में 2 साल के अंदर इसे पारित किया जाना होता है। और लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा, लोअर हाउस में इसे 1 साल के अंदर पास कर लिया जाना आवश्यक माना जाता है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से आपातकाल लगता है। 3 प्रकार के आपातकाल को देखा। राष्ट्रीय आपातकाल, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपतीय शासन, जब उस राज्य का मुखिया संवैधानिक गतिविधियों से कार्य नहीं कर रहा होता है तब वहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। वित्तीय आपातकाल जो अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा, हालांकि इससे पहले एक बार वित्तीय आपातकाल लगाने की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी लेकिन नहीं लगाया जा सका। वर्तमान समय में जिस तरह भारत वित्तीय संकट से जूझ रहा है तो क्या संभावना है कि भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल लगाया जाए। तो दोस्तों, संकट की घड़ी है, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि इस कोरोना वायरस को अब इस देश में नहीं फैलने देना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा कहने से कुछ नहीं होगा। बस ये कहिए कि मुझे नहीं निकलना है, मुझे नहीं निकलना है। आपके आसपास जो लोग, जो असंगठित मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी सेवा कीजिए, मानव सेवा कीजिए। अभी समय आया हुआ है अच्छे पुण्य करने का, अपने पापों को दूर करने का। सहिष्णुता दिखाइए, करुणा दिखाइए, गरीबों के प्रति तरफदारी बनिए। जरूरी नहीं कि आप अपने आधिकारिक कर्तव्यों का ही निर्वहन करें, आप अपने मानवीय कर्तव्यों का भी निर्वहन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। आपके बाहर आसपास न जाने कितने पशु पक्षियां भटक रहे होंगे, क्योंकि उनका भी जीवन हमारे ऊपर ही आश्रित होता है। हमसे जो कुछ बचता है वही हम उन्हें देते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र की तरह यह दुनिया काम करती है। हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं। इकोसिस्टम एक चैन होता है, हमसे हमारे पक्षियां, हमारे जानवर, पशु पक्षी, उनसे हमसे वातावरण से हम, यानी कि यह इकोसिस्टम किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होने पाए। नहीं तो हम मानव तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ में इसका इफेक्ट
हमारे वातावरण पे, हमारे पर्यावरण पे, दूसरे घटकों पे दिखाई देने लगेगा। क्योंकि हम एक जैविक पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं। जैविक अजैविक कंपोनेंट घटक से क्रिया करके हम अपने जीवन को निर्वाह कर पाते हैं। तो अभी मानवीय धर्म निभाने का वक्त आ चुका है। घर में रहिए, किसी भी कीमत पे घर में रहिए, मत निकलिए बाहर। उम्मीद थी कि 14 के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उम्मीदें कम है। कई राज्यों की सरकारों ने सिफारिश भी किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र की सरकारों ने सिफारिश किया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। पूरी मानव इस विपदा, इस संकट के घड़ी में खड़ी है। आप भी अपना योगदान दीजिए, देश को बचाइए, इस पृथ्वी को, इस दुनिया को बचाइए। यह दुनिया एक गांव है। तो आज यही रुकते हैं, देखते हैं परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। कैसे भी, किसी भी तरीके से सरकार का सहयोग कीजिए। ये हमारे लिए है, आपके लिए है, हमारी सरकार है। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, मानवीय सेवा करें। मानवीय सेवा, मानवीय धर्म को निभाने का समय आ गया है। बचाइए इस दुनिया को। इस प्रकृति के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकृति के साथ खूब खिलवाड़ किया। अगर हम प्रकृति के साथ किसी प्रकार का क्रिया करते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ प्रतिक्रिया करेगी। ये तो सिर्फ एक कोरोना है। न जाने ऐसे आने वाले समय में, भविष्य में न जाने कैसे ऐसे संकट उत्पन्न होंगे, या ऐसे न जाने कितने संकट खड़े हैं पर्यावरण को लेकर। ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं आप लोग। जब बारिश होनी होती है तब बारिश नहीं होती है, जब धूप होना होता है तब धूप नहीं होती। पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज हो चुका है। ये हमारी प्राइमरी सेक्टर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब प्राइमरी सेक्टर ही कहीं ना कहीं हमारे सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक सेक्टर को आगे बढ़ाती है। ऐसे न जाने कितनी चुनौतियां आगे पड़ी हुई है। पेरिस एग्रीमेंट आपने देखा होगा, अमेरिका बाहर हो चुका है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। आइसलैंड जैसे जो देश होते हैं, तटीय क्षेत्र पूरी तरह से डूबते जा रहे हैं। वाकई में स्थितियां बहुत ही विकराल होने वाली हैं। जब मानव को ही पहचानना छोड़ देता है, तब मानव के लिए संकट की घड़ी आती है और मानव फिर उस संकट की घड़ी से नहीं बच पाता है। विकास के दौर में हम इतना आगे नहीं निकल जाएं कि हम स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी पीना ही हमारे लिए नसीब न हो, मुश्किल हो जाए। प्रकृति ने, भगवान ने जिस प्रकार का हमें यह दुनिया दिया, जिस प्रकार का इस ग्लोब को दिया, हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस ग्लोब को, इस धरती को वैसे ही बनाए रखें। क्योंकि हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हैं। हम तो इस ग्लोब के साथ इस संसाधन को निचोड़ के अपने स्वार्थ की पूर्ति तो कर लेंगे, और ऐसी स्वार्थ मानो जो कभी पूरी नहीं होती। अपने स्वार्थों को तो पूरा कर लेंगे, लेकिन इस
स्वार्थ को पूरा करने में जो पर्यावरण दूषित होगा उसका दंश हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगे, जिनका कोई कसूर नहीं है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए खलनायक बनते जा रहे हैं। ये तो सिर्फ कोरोना है। ऐसे विकराल समस्याएं देश के सामने, पूरे विश्व के सामने उत्पन्न होने वाली है। पर्यावरणीय नैतिकता को दिखाइए। ऐसे भी न जाने कितने स्पीशीज, प्रजातियां हमारे देश में विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे जैसे प्रजातियां विलुप्त होंगी वैसे वैसे हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी कमजोर होगा, और जहां हमारा पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हुआ, जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे रुकते हैं, आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।